अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं एएस लेवल के लिए। तो शुरू करते हैं। जो चैप्टर्स बीएस में हमारे पास इस वक्त हैं, फटाफट ज़रा मैं उनको रिवाइज़ कर लेता हूँ। उनके नाम: एंटरप्राइज़ क्या है, बिज़नेस स्ट्रक्चर किस किस तरह के होते हैं, बिज़नेस के साइजेस कैसे कैसे मेजर किए जा सकते हैं, किसी बिज़नेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिज़नेस के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, उसमें मोटिवेशन का क्या रोल है, मैनेजमेंट क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो ए लेवल्स में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोटिवेशन और मैनेजमेंट। फिर मार्केटिंग किस तरह की होती है, मार्केट रिसर्च क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। उसके बाद नेचर ऑफ ऑपरेशंस किस किस तरह के होते हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज की जाती है, कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज कैसे होगी, और आखिर में बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है, फोरकास्टिंग एंड मैनेजिंग कैश फ्लोज कैसे करते हैं हम, कॉस्ट्स कैसे कैलकुलेट होती हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह वगैरह, और बजटिंग कैसे होती है, और कोर्स ख़त्म। ठीक है। और इसको हमने जो डिटेल्स हैं हर चैप्टर की डिटेल में, उसको हमने रिकॉर्ड किया हुआ ऑलरेडी। आज हम रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यू में हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम थोड़ा तेज़ जाएंगे। इसमें हम ये सोचेंगे कि आप लोगों ने ये पहले कोर्स कवर किया हुआ है और अब आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि एंटरप्राइज़ क्या होती है, एंटरप्राइज़ किसे कहते हैं। बिज़नेस में एंटरप्राइज़, देखिए, जब कभी यहाँ पे इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप है बिज़नेस के साथ। जब कभी किसी चीज़ में स्केर्सिटी होगी तो वहाँ पे कारोबार की ज़रूरत पड़ेगी। कोई चीज़ स्केर्स होगी तो कारोबार की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात समझ में आती है। स्केर्स नहीं है तो कारोबार की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। जैसे कि हवा का कारोबार हम लोग नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हवा स्केर्स नहीं है। एक ज़माने में पानी का कारोबार नहीं होता था, लेकिन फिर साफ़ पानी स्केर्स हो गया तो उसका कारोबार शुरू हो गया। बिज़नेस एक्टिविटी हमेशा उस चीज़ के गिर्द घूमेगी जो किसी दर्जे में स्केर्स होगी। कुछ ज़्यादा स्केर्स हैं, कुछ कम स्केर्स हैं। अच्छा, कोई स्केर्स कम है लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो कंपैरेटिव टू डिमांड स्केर्स हो सकती है। गोल्ड है, आयरन है। तो बहरहाल, बिज़नेस एक्टिविटी रिवॉल्व्स अराउंड स्केर्सिटी। हियर द बिज़नेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिला के हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड इज़ द प्लेस वेयर वी प्रोड्यूस। इट कुड बी anywhere, on land, in air, on sea, in sea, wherever the production is happening is land. And labor are the people who are making it possible through their work. वो प्रोडक्शन हाथ से भी कर सकते हैं, और मशीनों के बटन दबाने से ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, और बाल काट के ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्शन जो है बिज़नेस प्रोसेस को कहते हैं। बिज़नेस प्रोसेस को करने में जो लोग हेल्प कर रहे हैं वो लेबर कहलाएंगे। कैपिटल वो पैसा है जो बिज़नेस में लगा है। एंटरप्राइज वो शख्स है जिसने कि वो पैसा लगाया है और वो बिज़नेस को मैनेज भी कर रहा है। तो हम आसानी से कहते हैं कि द पर्सन हु ब्रिंग्स लैंड, लेबर, कैपिटल टुगेदर इज़ अ एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्राइज जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, याद है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, एक अकेला शख्स जिसने कि पैसे जमा किए और ख़ुद से कारोबार शुरू किया, खुद ही लेबर बन गया, अपने ही घर को लैंड बना लिया, अपना ही जमा किया हुआ पैसा कैपिटल के तौर पर यूज़ कर लिया। तो ये सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है। ये 2 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 3 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 5 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जिसमें कि ये लोग अपनी चीज़ें मिलाते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन से या सेम प्रोपोर्शन से। सब 20-20% मिला लें 5 लोग, या एक 50% दे, बाकी 30 दें, कोई 20 दे। मुख्तलिफ प्रोपोर्शन से पार्टनरशिप भी हो सकती है, सेम प्रोपोर्शन से भी हो सकती है। तो ये एक और इसी तरह से उसकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होती है पार्टनरशिप में, जिस लेवल का कैपिटल इन्वेस्टेड है। एक और काइंड होती है पार्टनरशिप की, इसका स्लीपिंग पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें एक बंदा जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरा बंदा जो है वो उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करता है और फिर प्रॉफिट शेयरिंग का कोई मैकेनिज्म बना लेते हैं। इस्लामिक सेंस में इसको मुदारबा कहते हैं, वेयर वन पर्सन इज़ इन्वेस्टिंग एंड द अदर पर्सन इज़ डूइंग द वर्क।
इन दोनों कारोबारों में जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का? कि आप अगर कारोबार का कोई प्रॉमिस है तो वो सिर्फ कारोबार का प्रॉमिस नहीं है, उस शख्स का भी प्रॉमिस है। तो कारोबार अगर ये कह रहा है कि मैं आपसे ये चीज़ ख़रीदूँगा और कारोबार के पास पैसे नहीं बचे, उसने प्रॉमिस किया है, एग्रीमेंट किया है, तो वो पैसे फिर उस शख्स को देने पड़ेंगे जिसके नाम पे वो कारोबार है। चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो तो पार्टनरशिप में इस तरह से पैसे लिए जाएंगे। जिस प्रोपोर्शन से पार्टनरशिप है उसी प्रोपोर्शन से लिए जाएंगे। ठीक है, इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं, यानी लायबिलिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू द बिजनेस, बल्कि जो ओनर्स हैं वो भी लायबल हैं। फिर जब कारोबार बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि ओनर खुद इन्वॉल्व नहीं है कारोबार में, बल्कि उसने कारोबार चलाने के लिए लोग रख लिए, यहाँ तक कि सीईओ खुद ओनर नहीं है। मैं और मेरे साथ के 200 लोग हैं, हमने मिलकर पैसे जमा करके कारोबार शुरू किया। जवार भाई को उसमें सीईओ बना दिया और सईद को उसमें सीएफओ बना दिया और इनको मैंने एचआर का हेड बना दिया और इनको किसी और चीज़ का हेड बना दिया। अब मेरा तो कोई सही नहीं है ना इस बारे में, मुझे नहीं पता क्या रोज़ाना ट्रेड हो रही है, इन्होंने जाके किससे क्या ख़रीदा क्या बेचा, मैं तो सिर्फ पैसे लगा के अपने बैठा हुआ। तो यहाँ पे अगर इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया तो उसका उसका नतीजा मैं क्यों भुगतूँ? हाँ, लॉस होगा वो मैं भुगत लूँगा, लेकिन अब बंदे आ रहे हैं मेरा घर बेचने के लिए कि आपका घर बिकेगा क्योंकि आपके बंदे ने एक कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं हुआ, तो ये एक मुश्किल बात है। बड़ा कारोबार ऐसे हो नहीं सकेगा। ये दुनिया ने सीखा कि जब कारोबार बहुत बड़ा होता है तो इतना पैसा चाहिए होता है, किसी एक बंदे के पास, 2 बंदे के पास, 10 बंदों के पास भी नहीं होता। उसमें हज़ारों लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिसको आप कहते हैं, आप उसको आईपीओ करते हैं, उसको मार्केट में लोगों से पैसा जमा करते हैं। इस तरह के कारोबार को चलाने के लिए एक नई फॉर्म ईजाद की गई जिसको कहा गया लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस। लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस, लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस में जिस जो कारोबार कर रहा होता है वो पहले ही बता देते हैं अपने सारे डीलर्स को अपने नाम के ज़रिए से कि भाई मुझसे डील कर रहे हो तो मेरी जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो मेरे बिज़नेस के साथ हैं, मेरे ओनर के साथ नहीं है। चाहे ओनर खुद उसमें सीईओ बना हो, मैं शेयर होल्डर हूँ, सबसे ज़्यादा शेयर मेरे पास हैं, सीईओ मैं खुद हूँ, लेकिन अगर मैंने लायबिलिटी के तौर पे बिज़नेस रजिस्टर कराया है तो अब सिर्फ बिज़नेस से ही डील होगी आपकी, आपकी मेरी पर्सनल एसेट से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी का जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है कि आपका ऑडिट होता हो, क्योंकि अब अगर कोई स्टील बेचने वाला आपको स्टील बेच रहा है और आप उससे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं पे करूँगा, तो आप अगर कह रहे हैं कि मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ तो आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो हर वक्त पब्लिक को रिपोर्ट हो, ताकि पब्लिक आपसे डील करने से पहले देख ले भाई इनसे डील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंदे को देख के तो वो डील नहीं कर सकते। बंदा बहुत अच्छा था, कंपनी की हालत बहुत ख़राब थी, कंपनी ख़त्म हो गई और मेरे पैसे फंस गए। इसलिए जब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होगी तो उसके पास खुद ब खुद ये लायबिलिटी आएगी कि वो अपने अकाउंट्स पब्लिश करेगी और उसके डील करने वाले उन अकाउंट्स को देखेंगे कि इससे डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके हालात कैसे हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो जैसे ही कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, उसको हर महीने ये जमा कराना है, हर साल ये जमा कराना है, अपने अकाउंट्स को शो करना है, सब कुछ सबको दुनिया को दिखाना है कि मैं कहाँ हूँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जो अपने शेयर्स को आम आदमी को नहीं बेचती। कोई ख़ास बंदा है, जवाहर भाई ने कहा सर मैं आपके कारोबार में शरीक होना चाहता हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी है लेकिन मेरे 5 बंदों में ही डिवाइड है सारे शेयर्स, इनको भी मैं इन कर सकता हूँ। फिर बाकायदा एक हमारा एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर्ली इसको रजिस्टर किया जाएगा। फिर हमारी जो इदारा है जो कि सारी कंपनी इसको रजिस्टर करता है उसको बताया जाएगा कि भाई एक अरहम नाम का एक बंदा और शामिल हो गया हमारे इस बिज़नेस में, और उसके बाद जाके जो है वो अरहम हमारा मेंबर बन जाएगा, हमारा शेयर होल्डर बन जाएगा। उसके लिए हम बताएंगे कि इसने पैसे दिए हैं इसलिए बना है, या इसकी कुछ सर्विसेज हैं हम इसलिए दे रहे हैं, तो क्या वजह है जिसको हम शेयर होल्डर बना रहे हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है कि एक जगह होती है जहाँ पे कि स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं, हर मुल्क में वो जगह मुतय्यन होती है। हमारे मुल्क में उस जगह को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, PSX। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के आप किसी भी कंपनी के शेयर कोई भी आम आदमी ले सकता है। जब आम आदमी ले रहा है तो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। गवर्नमेंट कहती अब तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स शाया करो, ताकि आम आदमी कैसे डिसीजन लेगा, वो तो रोज़ के रोज़ शेयर ख़रीद रहा है बेच रहा है, उसको क्या पता है कंपनी कैसी है। इसलिए इसकी डिटेल्स ज़्यादा शो की जाती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की। उसके पास ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यहाँ तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल ऑडिट का चेक होता है। एक्सटर्नल ऑडिट एक टर्म है कि एक कंपनी जो कि आपके अंडर में काम नहीं करती और वो रजिस्टर्ड है एज एन ऑडिटर,
तो वो आएगी और जो कुछ आपने कहा है वेरीफाई करेगी कि सच है कि झूठ है। आपने कहा हमें इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, वो चेक करेगी हुआ कि नहीं हुआ। आपने कहा हमारी ये एसेट्स हैं, वो चेक करेगी कि हैं कि नहीं है। आपने कहा हमारी ये लायबिलिटीज़ हैं, वो चेक करेगी कि हैं कि नहीं है। तो वो आपके सारे अकाउंट्स को देखेगी, सारे स्टॉक्स को देखेगी, सारी एसेट्स को देखेगी, आपके प्रोसेसेस को देखेगी, फिर वेरीफाई करेगी कि जो इन्होंने कहा वो सच था या झूठ था। तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर की शर्त लग जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर, और मज़ीद सख्त शराइत होती हैं कि आपको पब्लिक लिमिटेड होना है, पब्लिक के पैसे यूज़ करने हैं। जो कि आम आदमी है उसको क्या पता बिज़नेस के बारे में, तो आपको ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हर साल ये कंपनीज अपने अकाउंट्स बाकायदा पब्लिश करती हैं इस शक्ल में, किताब की शक्ल में, और वो लायबल हैं कि कोई जाए तो उनसे लें, वो उनको देने के लिए लायबल हैं। एटलीस्ट अपने सारे शेयर होल्डर्स को देने के लिए तो लायबल हैं, चाहे वो 1000 हो या 2000 हो या 5000 हो। पीडीएफ के आ जाने के बाद से आसानी हो गई कि आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें उनकी अकाउंट्स। तो आप बता सकते हैं कि होंडा ने पिछले साल कितने गाड़ियाँ बेची, कितने की बेची, कितने खर्चे किए होंडा ने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, क्या प्रॉफिट में रही या नहीं रही, उसका कौन एक्सटर्नल ऑडिटर था, उसके साइन हुए हुए हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको आराम से मिल सकती है जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनकी। ठीक है जी, तो ये एक फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, ये बातें आपको पता हैं। प्राइमरी का मतलब है एक ऐसा कारोबार जो कि डायरेक्टली कोई नेचुरल प्रोडक्ट को उठा के और मार्केट में सेल करता हो, जैसे कि फ़िशिंग करते हैं, वहाँ से सामान उठाते हैं बेच देते हैं, कॉटन उगाते हैं, कॉटन प्लग करते हैं और बेच देते हैं, ज़मीन में से मिनरल निकालते हैं, ऐसे कैसे बेच देते हैं। ये हो गया प्राइमरी बिज़नेस। सेकेंडरी बिज़नेस वो होता है जो कोई रॉ मटेरियल लेता है, उसको किसी प्रोसेस से गुजारता है, उसकी वैल्यू ऐड करता है, उसमें वैल्यू ऐड होती है जिसकी वजह से वो एक हायर प्राइस से बिकता है। तो ये सेकेंडरी बिज़नेस हो गए। जैसे कि रॉ मटेरियल निकला माइन में से लोहे का, आपने उसको लिया, रिफ़ाइन किया, स्टील बार्स बनाई, फिर बेच दिया, स्टील मिल, ये एक सेकेंडरी बिज़नेस है। आपने गाड़ियाँ बना ली उस लोहे से, ये भी एक सेकेंडरी बिज़नेस है। आपने व्हीट लिया, उसको आपने प्रोसेस किया, ब्रेड बना दी, सेकेंडरी बिज़नेस है। तो सेकेंडरी बिज़नेस में प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वैल्यू एडिशन होती है। टर्शरी बिज़नेस वो होते हैं जिसमें कोई प्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं हो रही होती, बल्कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बार्बर है, लॉयर है, टीचर है। बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं? अच्छा, मैं चलता जाऊंगा तेज से, जो भी इसकी हेडिंग्स आती जाएंगी उनको हम अटैच करता जाऊंगा। बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं? बिजनेस इसलिए फेल होते हैं कि उसकी प्लानिंग ठीक से नहीं होती, उसके पास पैसे पूरे नहीं होते, कैश नहीं बचा होता लोगों को देने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग कर नहीं रहे होते, जिसकी वजह से पता ही नहीं होता प्रॉफिट में जा रहे हैं लॉस में जा रहे हैं, अचानक से ख़त्म हो जाते हैं पैसे, भी पता चलता है। अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते, अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाते, क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी बिज़नेस के फेल होने के। एक बिज़नेस लोकल भी हो सकता है, किसी छोटी आबादी में एक दुकान खोल ली। पूरा नेशनल भी हो सकता है कि मैं चिप्स बनाता हूँ, वो मेरे इलाके में ठेले पे लोग आके ख़रीद के खा लेते हैं, लोकल बिज़नेस है। मैं चिप्स बनाता हूँ, पूरे पाकिस्तान में बेचता हूँ, नेशनल बिज़नेस है। मैं चिप्स बनाता हूँ, पूरी दुनिया खाती है, इंटरनेशनल बिज़नेस है। इंटरनेशनल बिज़नेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरा बाकायदा प्रोडक्शन प्लांट पूरी दुनिया में लगा हो। सेल्स पूरी दुनिया में होती है तो मेरा बिज़नेस इंटरनेशनल हो गया। ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है? एंटरप्रेन्योर आइडिया उसका होता है, रिस्क वो लेता है, सब चीज़ों को ब्रिंग टुगेदर वो करता है, और मैनेज करने की ज़िम्मेदारी उसकी होती है, चाहे वो खुद करे या किसी को हायर करे। अच्छा एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इनोवेटिव होता है, मोटिवेटेड होता है, उसमें मल्टी स्किल्स होती हैं, लीडरशिप स्किल्स होती हैं, कॉन्फिडेंट होता है, रिस्क टेकर होता है, मार्केट अवेयरनेस रखता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। ये अच्छा एंटरप्रेन्योर है। तो ये वैसे भी आप बता सकते हैं, इसके लिए कोई बाकायदा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स एंटरप्रेन्योर बन जाए, क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या बैरियर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में? सबसे पहले तो हर एक के लिए के सामने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नज़र आ नहीं रही होती उसको, क्या करूँ? पैसा भी है तो क्या करूँ, कैसे करूँ? कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, आइडिया होता है तो पैसा नहीं होता, फाइनेंस एक बैरियर है, पैसा नहीं है बिज़नेस नहीं कर सकता।
कुछ लोग कहते हैं कि मुझे आता है स्कूल कैसे खोलना है, मुझे आता है कैसे पढ़ाना है, पैसा भी कुछ है लेकिन कहाँ खोलूँ, इतना कंपटीशन है, जगह ही नहीं है खोलने की, ये समझ नहीं आ रहा। तो कंपटीशन लोकेशन से नहीं मैनेज कर पाता। कुछ जो है वो सोचते हैं कि मैं बड़ा अच्छा सा ना एक ग्लास बनाऊंगा, लेकिन उसको वैसे तो लगता है ग्लास बहुत अच्छा है लेकिन उससे कस्टमर नहीं होते। उसको बिज़नेस डेवलप करना आता है, उसको ग्लास बनाना आता है, उसने ग्लास का डिज़ाइन अच्छा सोचा है लेकिन उसके कस्टमर नहीं होते वहाँ पे। जब कस्टमर नहीं है तो फिर बिज़नेस फेल हो जाता है। ठीक है, अब एंटरप्राइज़ के क्या काम है, किसी मुल्क के लिए कारोबार क्या-क्या कर सकता है? बहुत काम करता है भाई, किसी मुल्क के लिए कारोबार। जी। नहीं, एंटरप्रेन्योर हर वो शख्स होता है जिसने कि कारोबार अपने रिस्क पे शुरू किया होता है। तो एंटरप्रेन्योर एक भी हो सकता है सोल प्रोप्राइटर केस में, एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं पार्टनरशिप के केस में। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एंटरप्रेन्योर जो हैं वो रोल थोड़े मल्टीपल हो जाते हैं, एंटरप्रेन्योरियल रोल डिवाइड हो जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस में। एक होता है इन्वेस्टमेंट का रोल और एक होता है मैनेजमेंट का रोल। तो उसमें ये दो में डिवाइड हो जाता है। बाज़ औक़ात जो इन्वेस्ट करता है वो खुद मैनेज भी कर रहा होता है, बाज़ औक़ात जो इन्वेस्ट करता है वो मैनेजमेंट किसी को एज एन एम्प्लॉई हायर करके करवा लेता है। तो उस सूरत में एंटरप्रेन्योर जो होगा वो शेयर होल्डर कहलाएगा। और अगर बहुत अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि जिसको सीईओ बनाते हैं उसको कुछ शेयर्स भी ज़रूर देते हैं, चाहे वो कारोबार के बाहर से आया हो, इसलिए देते हैं ताकि उसका इंटरेस्ट भी रहे कि इस कारोबार की सक्सेस मेरी सक्सेस है। तो एंटरप्रेन्योर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक ही कारोबार में। एंटरप्रेन्योर जो है वो किसी मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में हेल्प करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका पार्टिसिपेशन होती है। टेक्नोलॉजिकल तब्दीलियाँ वो अपने बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए लाएगा, पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। इनोवेशन और चेंज करेगा, एक्सपोर्ट्स करेगा अगर वो, तो पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा, उस मुल्क के इंसान डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल टोयोटा हमारे यहाँ आ गई, लोगों को गाड़ियाँ बनानी आ गई, उन्होंने अपना एक प्लांट लगा लिया तो भी मुल्क का ही फ़ायदा हुआ। तो लोगों को डेवलप करता है, सोशल कोहेजन में आसानी पैदा करता है। उसके बाद एक चीज़ जो ऐड हुई है जो ओ लेवल्स में नहीं थी और ए लेवल्स में है, वो ई से एंटरप्रेन्योर था। एक होता है आई से इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप एक कॉन्सेप्ट है जो ओ लेवल्स में नहीं था। उसमें हाँ ये होता है कि जिस तरह से एक बिजनेसमैन पूरे रिस्क लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इनोवेट करता है, कोशिश करता है और कामयाब होता है, वो चाहता है उसके अंडर में जो जो उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो भी ऐसा सोचने लगें। और उसके लिए वो उनको क्या देता है, शेयर्स देता है और अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो विद इन द बिजनेस जो एक्चुअली इनिशियली एंटरप्रेन्योर था नहीं, लेकिन उसको आप उस रोल में लेके आना चाह रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर से एम्प्लॉयज़ जिनको क्या हिस्सा हिस्सा आप एंटरप्रेन्योरियल रोल में, ई वाले रोल में ले जाना चाहते हैं, उनको आप मोटिवेट करें, प्रमोट करें, शेयर्स दें। और तो उस केस में वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ई वाले एंटरप्रेन्योरियल स्किल पैदा करते हैं। तो जब इनसाइड फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस कोई बंदा प्रमोट किया जाए, उसको वो स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की जाए, तो ये एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कहलाएंगी। ठीक है जी, फिर एक सवाल है कि बिज़नेस जब शुरू करते हैं तो भाई सबसे पहले बिज़नेस का प्लान दिया जाता है। बिज़नेस प्लान क्या होता है? बिज़नेस प्लान के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते होंगे आपके ख्याल से? जल्दी जल्दी बताएं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट सर्विस गुड क्या होगा वो, ठीक है, प्रोडक्ट ही ऐसे लिख लेते हैं फ़िलहाल। फिर कितने पैसे लगेंगे, फिर उसकी मार्केट कौन सी है। हाँ, फाइनेंस बोल दिया तो सब कुछ आ गया। कहाँ से आएंगे, कहाँ खर्च होंगे, कितने खर्च होंगे, कब खर्च होंगे। उसकी मार्केट, मार्केट में सब कुछ आ गया, मार्केट रिसर्च भी आ गई, सेलेबिलिटी, प्राइस फैक्टर, कंपटीशन, सब कस्टमर सब मालूम होना चाहिए उसको। ठीक है, फिर उसका ह्यूमन फैक्टर यानी लेबर कह लें या ह्यूमन फैक्टर कह लें, तो बिज़नेस प्लान में ये सब चीज़ें होंगी। और फिर आखिर में पता चलेगा कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने अरसे में हमें हमारे पैसे रिटर्न कर देगा, कितना प्रॉफिट हमें कमा के देगा। अच्छा जी, बिज़नेस स्ट्रक्चर्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बता चुका हूँ।
वक्त के साथ साथ सेक्टोरल चेंजेस दुनिया में आते हैं, जैसे कि इस वक्त दुनिया में डेवलप कंट्रीज़ में किसी का नाम लें, किसी डेवलप कंट्री का नाम लें दुनिया में इस वक्त, किसी डेवलप, जापान, और किसी लेस डेवलप कंट्री का नाम लें, पाकिस्तान। तो आप जब हमारा सेक्टर देखेंगे तो जापान के अंदर ज़्यादा सेक्टर टर्शरी और सेकेंडरी होगा, प्राइमरी कम होगा। हमारे पास देखेंगे तो प्राइमरी ज़्यादा होगा, सेकेंडरी टर्शरी कम होगा। तो इसका मतलब है डेवलपमेंट के साथ साथ आपका सेक्टोरल चेंज भी आता है। लेकिन ये आजकल की दुनिया का फेज़ है, पिछले 100 साल का। पिछले 100 साल से पहले दुनिया में वो डेवलप होता था जो प्राइमरी में ज़्यादा बड़ा होता है। जिसके पास एग्रीकल्चर ज़्यादा है, उसके पास खाना ज़्यादा है, उसकी फ़ौज ज़्यादा बड़ी कमा रही है, अच्छी ताकतवर हो रही है। ऑल्दो टेक्नोलॉजिकल चेंज जिसने पहले किया वही ताकतवर ज़्यादा हो गया आखिरकार, जिसने पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, किसी भी टेक्नोलॉजी को, पेपर को कर लिया इसने पहले अडॉप्ट, को पेपर, जिसने पहले तलवारें उठा ली, जिसने पहले मंजनीक बना ली, जिसने पहले मिसाइल बना ली, जिसने पहले हवाई जहाज़ बना लिए। तो टेक्नोलॉजी लीड के थ्रू लोग लीड करते हैं। और प्राइमरी से सेकेंडरी जो आया था वो टेक्नोलॉजी के की वजह से ही आया था। सेकेंडरी से टर्शरी जो आया वो टेक्नोलॉजी फेज़ इम्प्रूवमेंट, फेज़ चेंज की बात ही हो रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज से 100 साल बाद फिर प्राइमरी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। एक वक्त आए कि हमारी इतनी ऑटोमेटेड, इतनी डेवलप्ड हो जाएँ चीज़ें कि अब ये तो सब बराबर है, एनर्जी में सब बराबर हैं, सबके पास सेम बिजली है, सबके पास सेम गाड़ियाँ हैं, सबके पास सेम टेक्नोलॉजी, इतनी इतनी टेक्नोलॉजी इवन आउट हो जाए कि अब जिसके पास लैंड ज़्यादा अच्छी है वही मुल्क ज़्यादा बड़ा माना जा रहा है, जिसके पास पानी ज़्यादा अच्छा आ रहा है उसी मुल्क के पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है, जिसके पास साल में सूरज ज़्यादा चमक रहा है वो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। ऐसा हो सकता है आज से 200 साल बाद, 100 साल बाद, कि अभी तो डेवलपमेंट का मतलब है प्राइमरी से सेकेंडरी में गए, डेवलप हो गए, सेकेंडरी से टर्शरी में गए और डेवलप हो गए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 200 साल बाद वापस प्राइमरी रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा डेवलप होने वाले मुल्क को रिफ्लेक्ट करते हों। बात समझ आ रही है ना कि कैसी लॉजिक है कि सबका इंटरनेट सेम हो जाए, सबकी बिजली बिजली सेम होने का बहुत चांस है, बहुत चांस है कि कुछ अरसे में सबके पास सेम बिजली हो जाएगी, ऑलमोस्ट फ्री, ऑलमोस्ट फ्री सेम बिजली सबको मिल रही होगी। तो अब आप मुझसे आगे वाले मुल्क नहीं होंगे क्योंकि आपके यहाँ भी फ्री है, मेरे यहाँ भी फ्री है, जापान में भी फ्री है, पाकिस्तान में भी फ्री है, सबके सबको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र सेम हो चुके होंगे। आप भी वैसी गाड़ी बना रहे होंगे, मैं भी गाड़ी वैसी बना सकता हूँगा। फिर वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा, इसके पास के नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, ऑटोमेटिकली फिर वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो फिर नेचुरल रिसोर्स का मतलब प्राइमरी में चले गया। तो ये चेंज हो जाता है वक्त के साथ साथ। अभी फ़िलहाल हमारी दुनिया में जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में नज़र आता है। सोल ट्रेडर क्या होता है मैंने बताया, पार्टनरशिप क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड क्या होता है मैंने बताया, और भी कुछ बिज़नेस की टाइप्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बिज़नेस सेटअप करने के लिए प्राइमरी, अगर आप देखें सोल प्रोप्राइटर के लिए पाकिस्तान की बात कर लें, दुनिया में और जगह भी सोल प्रोप्राइटर को अपना बिज़नेस को रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना होता, गवर्नमेंट को सिर्फ नोटिफाई करना होता है कि मैं कारोबार कर रहा हूँ इस नाम से, बस। उसके बाद वो साल के साल अपनी इनकम और उसके ऊपर लगने वाले टैक्स का रिटर्न खुद फाइल करता है कि मैंने इतना कमाया और उसमें मुझे इतना टैक्स देना चाहिए। वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, गवर्नमेंट उसको चेक भी नहीं करती, कर नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट फिर इतने एम्प्लॉयज़ रखेगी कि वो बर्डन इतना बढ़ जाएगा, इतना टैक्स नहीं आएगा, उतने पैसे जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉर एग्जांपल उसके पास जितने भी आते हैं उसमें से कुछ लाख रिटर्न्स को चेक कर लेती है। उसकी इन्होंने एक सेटिंग बनाई है पाकिस्तान में, जैसे कि जिसका रिटर्न इतने मिलियन से ऊपर का होगा वो चेक होगा, इतने मिलियन से नीचे का रिटर्न है चेक ही नहीं होगा। तो अब मैं बोलूँ मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ तो कुछ नहीं पता। इसके अलावा एक और चेक होता है, वो होता है रैंडमाइज चेक। तो एक रैंडमाइज चेक है, कोई 10,000 लोग ऐसे निकलेंगे जिनका रैंडम चेक होगा, छोटे भी हों तब भी उसमें निकल के आ जाएगा कभी ना कभी आपका। हो सकता है सारी उम्र कभी ना निकल के आए और आप झूठ बोलते रहें और आपका टैक्स फाइल होता रहे। तो ये कितना ऑटोमेट हो सका, कितना उस पर डिपेंड करता है कितना इजीली ट्रेस हो सकता है। जैसे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बिज़नेस को लाजमन बैंक ट्रांजैक्शन करनी है, रिकॉर्ड्स रखने हैं, बैंक में भी ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन है, टैक्स डिपार्टमेंट भी ऑटोमेटेड उठा रहा है, आपने जहाँ से परचेज़ की वो भी कनेक्टेड है कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो अब बहुत छोटे बिज़नेस को भी टैक्स के लिए ट्रैक करना आसान हो गया उनके लिए, क्योंकि उन्होंने ऑटोमेट कर दिया सिस्टम। जितना सिस्टम मैन हैंडल्ड होगा उतना ही मुश्किल होगा हर एक का टैक्स चेक करना। बहरहाल, तो लीगल फॉर्मेलिटी सोल प्रोप्राइटर में बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको बताना है कि मैं कारोबार करता हूँ, इस नाम से करता हूँ, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नाम है। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो एक चीज़ ऐड हो जाती है उसमें, नाम आएंगे, कौन कौन पार्टनर्स हैं,
उनके बैंक अकाउंट आ जाएंगे, उनकी लोकेशन आ जाएगी, साथ में उनका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट का डीड भी रजिस्टर होगा कि वो पार्टनरशिप किस बुनियाद पे आप कर रहे हैं। ये एक फॉर्मेलिटी बढ़ गई पार्टनरशिप में कि भाई 2080 की है, 50-50 की है, क्यों है, ख़त्म होगी तो किन उसूलों के तहत ख़त्म होगी, तो पार्टनरशिप डीड बनता है। हमारी आपकी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। उससे ऊपर जाते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी में जाते हैं, तो फिर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इस नाम की 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जमा करानी पड़ती हैं, जिसमें आप ये बताते हैं ये एसोसिएशन, ये बिज़नेस पार्टनरशिप लिमिटेड लेवल की किन बुनियादों पे हुई, इसका सेक्रेटरी कौन होगा, इसका ओनर कौन होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी, किन उसूलों के तहत नया मेंबर ऐड होगा, किन उसूलों के तहत किसी को निकालेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। पार्टनरशिप में से एक मेंबर भी कहे ना कि आज से मैं पार्टनरशिप में नहीं हूँ, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, दोबारा बनानी पड़ती है बाकी लोगों को। अगर हम 3 और 3 6 और एक 7 लोग पार्टनरशिप बनाएं और उर्श कहे कि आज से मेरा तो अकाउंट टूट गया, मैं पार्टनरशिप में से बाहर निकलना चाहती हूँ, पार्टनरशिप पूरी ख़त्म होगी। फिर हम कहेंगे हम 6 के 6 हम रिटेन रखते हैं, फिर नई पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, नया डीड बनेगा। लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता, एक डायरेक्टर ने कहा मैं जाना चाहता हूँ कि ठीक है आप चले जाइए, आपके शेयर्स की प्राइस आपको हम मिलके पे कर देते हैं या लेटर पे कर देंगे, वो हमारे ऊपर लायबिलिटी रही। तो यूँ वो या वो अपना शेयर बाहर किसी और को सेल कर सकता है अगर एग्रीमेंट में मौजूद है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बात मौजूद है कि अगर कोई एक पार्टनर, कोई एक शेयर होल्डर बाहर जाना चाहे तो कैसे जाएगा, ये सारी टर्म्स उसमें लिखी होती हैं। तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट लिमिटेड लायबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा भी कुछ कारोबार हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है हमारे यहाँ, जैसे कि PCHS का नाम सुना है, PE कोऑपरेटिव, C का मतलब कोऑपरेटिव, H का मतलब हाउसिंग सोसाइटी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर कोऑपरेटिव में जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज़ ही बनी। क्या होता है कि बाज़ काम करने वाले इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कंपनी में कि वो मिलके अपने बेनिफिट के लिए एक सोसाइटी बनाते हैं, एक नॉन प्रॉफिट इदारा बनाते हैं, जिसका मकसद उन एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे के लिए कुछ काम करना होता है। जैसे कि उन्होंने मिलके जो है वो अपने लिए एक सस्ता स्टोर बना लिया, इसके जितने भी हम लोग इसके मेंबर हैं, इन लोगों को जो ग्रोसरी मिलेगी वहाँ से सस्ती ले लेंगे हम। मार्केट के लिए ओपन है, मार्केट को नॉर्मल रेट पे मिलेगी, हम लोगों को सस्ती मिलेगी। इसी तरह से हम लोगों के लिए ये एक सोसाइटी बनाई है, हाउसिंग सोसाइटी हमने, हम लोगों के लिए जगह जगह लैंड तलाश करेगी, जहाँ सस्ती मिलेगी वहाँ पे पानी की पाइप बिछाएगी, गैस की पाइप बिछाएगी, ये बनाएगी वो बनाएगी, और फिर हम लोगों को वो सस्ते प्लॉट दे देगी। ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ किसी इदारे के एम्प्लॉयज़ मिलके आमतौर पे बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयज़ ही बनाए, कोई भी बना सकता है। हम कहें कि TSL स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो अब इसके अंडर में ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी और इसके अंडर में कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि इन लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई गई है, ठीक है। और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत होती हैं, हमारे इन सबको NGOs कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाती हैं। तो इसमें जो है वो ऐसी भी आती हैं, इसमें हम इसको पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ नाम हैं उनमें से एक है फाउंडेशन। अब इनके रोल बड़े ही मिक्स हो गए हैं, फाउंडेशन भी वही सब कुछ कर रही होती है जो सोसाइटी कर रही होती है, कहीं लीगली बारीक टर्म्स में फाइन प्रिंट में कुछ फ़र्क तो हैं, लेकिन इफेक्टिवली हमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। फाउंडेशन बना के भी स्कूल भी खोल सकते हैं, अस्पताल भी खोल सकते हैं, चैरिटेबल काम भी कर सकते हैं, सोसाइटी बना के भी कर सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं, अस्पताल भी खोल सकते हैं, ज़मीनें भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कुछ इदारे हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट है। एक और इदारा है जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज़। फ्रेंचाइज़ क्या होती है, देखी नहीं है ना कितनी, आपके पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइज़ जो बंद हो गई, आपका वो कौन सा था, बर्गर किंग की फ्रेंचाइज़ जो बंद हो गई, एक ही के पास थी दोनों। और उधर भी खुले हुए थे, लकी वन में भी थे, और भी जगहों पे थी। तो फ्रेंचाइज ये होती है कि एक कारोबार जो बहुत मशहूर होता है, बड़ा होता है, वो अपने कारोबार को मज़ीद उसके बेनिफिट्स दूसरों को देने के लिए अपना नाम, जो उसका मार्केट में एक ब्रांड इक्विटी इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, उसको यूज़ करने के लिए एक फ़ीस देता है और कहता है कि फिर आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे अडॉप्ट करने पड़ेंगे। जैसे MSCS है एक इदारा हमारा, जो मदीना तो सानिया, नहीं चेंज हो गया, इकोसिस्टम बड़ा हो गया भाई। तो वो जो है कारोबार है जिसमें कि
हमें तो फ्रेंचाइज जो है वो ये होती है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ होती है, उसको आप जॉइंट वेंचर कहते हैं। अच्छा, फ्रेंचाइज के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये सब कुछ मैं इतनी डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा कि वैसे ही आप बता सकते हैं ना। अगर मैं अभी पूछूं फ्रेंचाइज का क्या फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, आपको पहले से बनी हुई ब्रांड इक्विटी मिल जाएगी। फ्रेंचाइज का फ़ायदा है, आपको कस्टमर बेस बड़ा मिल जाएगा। फ्रेंचाइज का फ़ायदा है, आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं आता था, आपने उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया प्रोडक्ट ऐसे बना लो। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मैनेज करनी पड़ती, लेकिन फ्रेंचाइज का नुकसान ये है, प्रॉफिट आपका निकल निकल के जा रहा है। अगर उस ब्रांड की उस मुल्क में उस कंपनी के एक बंदे ने गलती कर दी, आप पे भी असर आ रहा है। आपने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज ली हुई है, वहाँ पे उन्होंने सेल में हेल्प कर दी, लो भाई फंस गए हम। तो आपकी फ्रेंचाइज का एक जगह का इम्पैक्ट दूसरी जगह पे आ रहा होता है। फ्रेंचाइज में आपके कंट्रोल्स कम होते हैं, आप कहते हैं हम अपने मुल्क के हिसाब से कुछ चेंज करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होता है वो चेंज करवाना। तो कंट्रोल्स कम हैं, पैसे जा रहे हैं, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। वो कहते हैं मिनिमम स्टार्टअप पे आपको इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, तो हर कोई फ्रेंचाइज ले भी नहीं सकता। तो ये बातें वैसे भी आपके जहन में होनी चाहिए। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि दो कारोबार जो पहले से इस्टेब्लिश्ड होते हैं, वो कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि हम मिलके एक और कारोबार करते हैं, उसका तीसरा नाम रख लेते हैं, और लेकिन हम अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी भी बरकरार रखेंगे। तो ऐसे बहुत से कारोबार हैं। एक कंपनी थी फार्मास्यूटिकल, दूसरी कंपनी थी फार्मास्यूटिकल, वो एक नए मुल्क में जा रहे थे, वहाँ पे ज़रा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी और रिस्क बहुत था कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। सिमिलर प्रोडक्ट थे दोनों के, तो उन्होंने कहा हम मिलके एक नया नाम रखते हैं और उससे हम वहाँ चले जाते हैं, उस मुल्क में हम इस नाम से चले जाते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर हो सकता है। और तीसरी इसी तरह से एक सोशल एंटरप्राइजेज कह रहे हैं वो तमाम नॉन फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस को, जो हमारे जैसे मैंने कहा कि कोई अस्पताल खोलना चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट, वो भी एक सोशल एंटरप्राइज कहलाएगी। क्या एक बिजनेस फॉर्म से दूसरी बिजनेस फॉर्म में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। एक सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कर ले, नया नया बनाना पड़ेगा उसको, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। वो सोल प्रोप्राइटरशिप ख़त्म करके पार्टनरशिप पे जाना पड़ेगा। पार्टनरशिप से नाम वही रख सकते हैं, लेकिन नया एग्रीमेंट अवेलेबल तो आपका ही था ना। अगर एक नाम सोल प्रोप्राइटर का है, वही पार्टनरशिप वाला नहीं रख सकता है। मेरा मेरा ही नाम था और मैं ही पार्टनरशिप में जा रहा हूँ, तो मैं बोला सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में ना नाम इतना बड़ा मसला नहीं है, एक ही नाम बहुत लग सकते हैं। हमने TSL रखा है ना, और भी लोग रख सकते हैं। स्कूल के केस में बस ये गेम है कि स्कूल रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रार ऑफ स्कूल्स में, वहाँ पे नाम रिपीट नहीं करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन आपने कोई मेडिकल स्टोर खोल लिया, जवार स्पेशलिस्ट मेडिकल स्टोर, आपके बराबर में दूसरा भी खोल सकता है, जवार स्पेशलिस्ट मेडिकल स्टोर। फिर आप कहेंगे ओरिजिनल जवार स्पेशलिस्ट, एरो लगा के ऐसे करेंगे फिर आप। ठीक है, हाँ, ओल्ड, एक्चुअल, दी रियल, ऐसे करना पड़ेगा आपको। इसको कहते हैं ट्रेडमार्क नहीं करवाया आपने। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर या प्राइवेट पब्लिक सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप अपना कोई नाम अपने लिए मखसूस करना चाहती है, तो उसको कहते हैं ट्रेडमार्क रिजर्व करवाना। उस पर फिर आपका नाम रिजर्व हो जाता है, फिर कोई नहीं रख सकता। लेकिन एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके अलग से पैसे रखते हैं, केस करें, लड़ें झगड़ें वाला खेल है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में आपका नाम जहाँ रजिस्टर होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में, तो वहाँ चूँकि नाम एक तरह का एक वक्त में एक ही रजिस्टर हो सकता है, तो इसलिए आपका नाम डुप्लीकेट नहीं होगा। पाकिस्तान में एक कंपनी थी, उसने अपना नाम रजिस्टर करवाया था लकी गोल्ड स्टार, लकी गोल्ड स्टार LG। ठीक है, उसके बाद पता चला दुनिया में एक और LG थी। जब वो पाकिस्तान आई, उसने कहा कि LG तो हमें, उन्होंने कहा नहीं भाई LG तो हमें, हम पहले से रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में। तो ये काफ़ी लंबी चली थी ये, वो एक डिबेट चली थी इस पर। ठीक है जी, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं। जैसे अभी हमारी कंडक्टिविटी थी, वो पार्टनरशिप थी, कंडक्टिविटी पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड बन गई, कंडक्टिविटी ही रही। थोड़ा सा उसमें चेंज ये किया कि पहले वो कंडक्टिविटी खाली थी, अब वो कंडक्टिविटी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, वो नाम के आगे लग गया। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, एक से दूसरे में जाना पॉसिबल है। उसके अलावा किसी बिज़नेस को नापने के लिए कि बिज़नेस बड़ा है कि छोटा है, कैसे कैसे नाप सकते हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ देख के कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक बिज़नेस के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ ज़्यादा हों और एक के कम हो, जिसके ज़्यादा हों बड़ा बिज़नेस हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जिसके कम हो वो भी बड़ा बिज़नेस हो। तो ये एक ज़रिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को देखना, लेकिन ये वाहिद ज़रिया नहीं है, एक से ज़्यादा ज़रियों से देखना चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ एक हो सकता है, रेवेन्यू एक हो सकता है, एक बिज़नेस है उसका रेवेन्यू बहुत सारा है लेकिन प्रॉफिट कम है, पॉसिबल है ना, बहुत बड़ा रेवेन्यू है लेकिन प्रॉफिट कम है क्योंकि उसकी मार्जिन ही नहीं है उसके पास। कैपिटल एम्प्लॉइड से नाप सकते हैं, हर चीज़ से नाप सकते हैं, कोई भी देख लें, बिल्डिंग के साइज़ से नाप सकते हैं,
उसके आउटपुट से नाप सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन से नाप सकते हैं, यानी मार्केट में कितने परसेंट शेयर इसके पास है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आपको समझ में आता है कि मैं ऐसे नाप लूँगा, ऐसे भी नाप सकते हैं। तो मुख्तलिफ मेजर्स यूज़ किए जा सकते हैं किसी भी बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस से कंपेयर करने के लिए। कुछ बिज़नेसेस होते हैं जो छोटे होते हैं और छोटे बिज़नेस बहुत होते हैं, और उन छोटे बिज़नेस का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा बिज़नेस हर जगह हर एक को सर्व नहीं कर सकता, तो वो छोटा बिज़नेस वहाँ पे आके गैप फिल करता है और अपना प्रॉफिट भी कमा लेता है, उससे सोसाइटी डेवलप भी होती है। तो छोटा बिज़नेस बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। पाकिस्तान में दुनिया का उनमें से एक बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी है जो पूरी दुनिया में स्टडी की जाती है, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के नाम से। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट। यार जब मैं छोटा था ना, मैं दोनों को एक ही समझता था। वो आज तक कहीं कहीं बैकग्राउंड में है दिमाग में भी ना कि दोनों एक ही हैं। दोनों इतने दूर हैं कि 2 ढाई घंटे का सफ़र है आपस में जाने में। एक उधर है, एक उधर है। औरंगी, हालांकि दोनों प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लॉन्च कर रहे हैं। औरंगी प्राइवेट पायलट प्रोजेक्ट जो है ना, वो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, जिसमें कि एक गरीब आदमी को, आम आदमी को बहुत छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करने की इनिशिएटिव्स दिए गए, जिस पे वहाँ पे घर घर में कारोबार है। ये दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, कभी इसको देखिएगा, यूट्यूब पे इस पे वीडियोस मौजूद है औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के। उसमें बहुत मसाइल भी आए और बहुत लोगों को बहुत तकलीफ से भी गुजरना पड़ा, लेकिन बहरहाल ये स्मॉल बिज़नेस ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की वहाँ पे ज़िंदगियों की। आप उनकी गलियों में से गुजरे, हर गली में से कोई ऐसी ठका ठक ठका ठक ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी, कुछ ना कुछ वहाँ बन रहा होगा, वहाँ पे वो कुछ हाथ से बना रहे होंगे, छोटी सी मशीन लगाई हुई होगी, ठीक है। और वहीं से कभी कभी कोई लोग खड़े होके बड़े भी बन जाते हैं, और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो एक छोटी सी दुकान से जिन्होंने शुरू किया था और आज वो मल्टी बिलियन इंडस्ट्री चला रहे हैं रुपीज़ में, ठीक है। इससे कंपटीशन भी बढ़ता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को छोटे लोगों से compete करने में अपनी प्राइसेस को नीचे रखते हैं। बहुत से बड़े बिजनेस को सप्लायर्स मिल जाते हैं छोटी छोटी पार्ट्स के लिए, स्क्रू बनाने, यार स्क्रू अब तुम बना दो, हम स्क्रू भी हम खुद बनाएं। तो ऐसे पार्ट्स जिनका प्रॉफिट से कोई खास ताल्लुक नहीं है, सस्ते कोई वैसे ही बना सकता है, वो आप स्मॉल एंटरप्राइज से बना सकते हैं। और हमारी एवरेज कॉस्ट कम करने में हेल्प कर सकते हैं एक छोटे कारोबार में। लेकिन ज़ाहिर है छोटा सा कारोबार है तो उसकी लिमिटेड ही रेवेन्यूज़ होंगे, उसके लिमिटेड ही प्रॉफिट्स होंगे, और फैमिली ओन्ड होता है आमतौर पर छोटा कारोबार, तो फैमिली वाले इंटरेस्टेड नहीं रहते तो कारोबार भी बंद हो जाता है। तो छोटे कारोबार के मसाइल भी हैं, उसको लोन भी आसानी से नहीं मिलता, छोटे कारोबार के पास एसेट्स ही नहीं होती इतनी, उसका मार्केट में रिकग्निशन इतनी नहीं होती, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ खास नहीं सोचती, जब दिल चाहता है जो चाहता है टैक्स लगा देती है। अच्छा जी, इसके अलावा बिज़नेस की ग्रोथ जो होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती है। इंटरनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बिज़नेस अपने ही रेवेन्यूज़, अपने ही प्रॉफिट्स को यूज़ करते हुए अपने आप को बड़ा कर रही हो। और एक्सटर्नल ग्रोथ ये होती है कि बिज़नेस जो है वो बाहर से ग्रो करे, जैसे कि उसको कोई टेक ओवर कर ले, वो कहीं से लोन ले ले, कहीं और से फाइनेंस करा ले, आईपीओ कर ले। आईपीओ यानी बिज़नेस ये क्या है कि हम प्राइवेट लिमिटेड थे, हमें बड़ा होना है, हमें 5 अरब रुपए चाहिए, तो वो क्या है कि ठीक है हम अपने शेयर मार्केट में सेल करते हैं और उससे 5 अरब रेज कर लेते हैं। तो ये ग्रोथ का एक्सटर्नल तरीका था। और ग्रोथ का एक तरीका मर्जर है, दो कंपनी मिलकर बड़ी ग्रोथ कर सकती हैं। ग्रोथ का तरीका टेक ओवर है, और इसमें फिर आपको याद आएगा कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्या मतलब होता है इसका, कि अगर एक पेप्सी की कंपनी ने कोक की कंपनी के साथ मर्ज कर लिया या एक्वायर कर लिया तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। जो काम आप कर रहे थे वैसे ही एक और काम को आपने एक्वायर कर लिया, उसके साथ मर्जर कर लिया, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। अगर आपने कहा कि मैं पेप्सी भरता हूँ, अब मैं बोतल भी खुद ही बना लूँ प्लास्टिक की, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाएगी उसने बैकवर्ड। अगर एक बोतल बनाने वाला था, उसने कहा मैं पानी भी मैं खुद भर लेता हूँ, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है, लेकिन फॉरवर्ड। और ऐसा हो सकता है कि मैं पेप्सी बनाता था, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि पंखे ही बनाते हैं, तो ये कॉन्ग्लोमरेट हो गई, कि बिल्कुल अनरिलेटेड एरिया में आपने बिजनेस एक्सपेंड कर दिया। अच्छा जी, मर्जर और इंटीग्रेशन हमेशा कामयाब होती हैं? ज़रूरी नहीं है, मर्जर और इंटीग्रेशन फेल भी होते हैं। क्यों फेल हो सकते हैं? जिस वजह से कोई भी कारोबार फेल हो सकता है, उस वजह से भी फेल हो सकता है। ये कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है।
ठीक है जी। फिर है किसी कारोबार का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स। बहुत आसान टॉपिक है ये। कारोबार क्यों करते हैं भाई? पैसा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन रीजन। और ये क्या हुआ इसको? अच्छा, रिपीट हो गया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन वन रीजन। और क्या रीजन हो सकता है? सोशल वेलफेयर कह लें उसको। किसी काम करने का मकसद सोशल वेलफेयर हो सकता है, दुनिया को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। जैसे कनेक्टिविटी प्रधान भाई ने बनाई है, उसमें उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है सोशल चेंज, सोशल इम्प्रूवमेंट। जैसे हमने ये MSES बनाया है, अब ये MSES नहीं रहा, अब ये MSES हो गया है। एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा, अब ये इकोसिस्टम हो गया। अच्छा जी, तो किसी के लिए जो है वो सोशल चेंज, सोशल बेनिफिट्स जो है उसका प्राइम, हालांकि वो रजिस्टर्ड एज अ फर्म है, NGO रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी है, रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन उसका प्राइम गोल सोशल चेंज है, बजाय इससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो। ऐसा हो सकता है। इसी तरह से ग्रोथ किसी का हो सकता है कि मैं इसलिए बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में ये सब कुछ डेवलप करना चाहता हूँ। मार्केट शेयर किसी का, अच्छा ये गोल्स परमानेंट भी हो सकते हैं, ये गोल्स टेम्पररी भी हो सकते हैं कि फिलहाल मेरा गोल जो है वो मार्केट शेयर मैक्सिमाइज करना है, उसके बाद मेरा गोल जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। ट्रांजिशन फ्रॉम गन वन गोल टू अनदर गोल होती रहती है। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग और एक होता है प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। क्या फ़र्क होता है दोनों में? ऐसे ये कॉमन टर्म है, इसमें कोई बिजनेस की। एक ने कहा मुझे बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, तो वो 10% के बाद कहेगा आप 12 पे आ जाओ भाई, 12 के बाद कहेगा अब मुझे 20 करना है। और सेटिस्फाइसिंग कहते हैं कि मैं समझता हूँ यार मैंने इतने पैसे लगाए, कम से कम 20% तो मिलना चाहिए। 20% हो गया बस ठीक है, अब इससे ज़्यादा प्रॉफिट रेट नहीं बढ़ाओ, बिजनेस ग्रो करो, बिजनेस में एक्सपेंशन करो, प्रॉफिट मार्जिन इतना काफ़ी है। ठीक है, सर्वाइवल भी किसी का होता है। क्या किसी का ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल भी होता है किसी बिजनेस का? हाँ, बहुत दफ़ा कोई इनिशियल बिजनेस शुरू होता है तो उसके लिए सर्वाइवल उसका इनिशियल ऑब्जेक्टिव होता है, बाद में चेंज होकर ग्रोथ में जाता है। कोई बिजनेस फेल हो रहा होता है तो वो सर्वाइवल मोड में चले जाता है, फिर उसको दोबारा से जब वो बन जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का ऑब्जेक्टिव होता है। और क्या किसी कंपनी के एक से ज़्यादा टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? जी, हर कंपनी के एक से ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर कंपनी जब अपने ऑब्जेक्टिव लिखती है ना, उसमें प्रॉफिट एक लिखती है, सोशल वेलफेयर के भी बारे में भी कुछ लिखती है। अभी हम सबकी ट्रिक हो गई है, चाहे असल में हम सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन जब लिखते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स, उसमें सारे ही लिखते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल, हर तरह के ऑब्जेक्टिव को मेंशन करते हैं ताकि सोशली हमारी एक अच्छी स्टैंडिंग हो, लोग हमें अच्छा समझें। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड खत्म हो गया, दिस वाज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। मुल्क में चलने वाली कंपनीज में से कुछ कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में चल रही हैं, यानी मैं और आप चला रहे हैं। मुल्क में चलने वाली कुछ कंपनीज पब्लिक सेक्टर में चल रही हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ये पब्लिक लिमिटेड नहीं है। पब्लिक सेक्टर वो इदारे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं, जिसकी डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के अंडर में होती है। ऐसा हो सकता है कि उसकी 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की, ऐसा हो सकता है उसकी 51% ओनरशिप गवर्नमेंट की। डिसीजन गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि कंपनी जिसकी 70% ओनरशिप गवर्नमेंट की है, लेकिन उसको चला प्राइवेट एंटरप्राइज रही है, तो वो सेमी पब्लिक कहलाएगा। नहीं, शेयर भी हो और कंट्रोल भी हो। जैसे कि PTCL है ना, PTCL के शेयर हैं, कंट्रोल नहीं है। नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, अभी चाहेंगे ही नहीं, अब चाह नहीं सकते। हाँ। ऑब्जेक्टिव्स अगर बिजनेस के होते हैं तो स्मार्ट होने चाहिए, कॉमन सी टर्म है। स्मार्ट का क्या मतलब होता है? देखिए मैं लिख कम रहा हूँ, बोल जाता रहा हूँ क्योंकि ये रिव्यू है। स्मार्ट का क्या मतलब होता है भाई? यार ये तो हमने ओ लेवल में ही पढ़ा था। जब किसी चीज़ को अपना ऑब्जेक्टिव बनाओ, तो मैं कहा मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं लोगों को बहुत खुश करना चाहता हूँ। ना बहुत मेजर किया जा सकता है, ना खुश मेजर किया जा सकता है। सही है उरूज बाजी?
रुजबा जी, स्मार्ट का मतलब बता रही थी आप। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, टाइम बाउंड। यानी मैं अगर अपनी कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, वो स्मार्ट नहीं है, तो लोग कहेंगे आपने बेवकूफ़ी की बात की। स्मार्ट का मतलब क्या होगा? आपने ए लेवल्स के लिए अपना कोई ऑब्जेक्टिव बनाया है, मैं ए लेवल में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, स्पेसिफिक नहीं है कितने, मेजरेबल नहीं है, बहुत अच्छे कैसे मेजर करोगे, बहुत अच्छे ये क्या मेजरमेंट है, ठीक है। फिर तुम और अच्छे मार्क्स लाओगे, अचीवेबल ही नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, और कब लाओगे, कितने दिन में तैयारी कर लोगे, कब ख़त्म होगा, टाइम भी नहीं बताया। तो जब आप कहते हैं कि मेरा गोल स्मार्ट है, तो तब होता है जब आपने जो बात की होती है, मैं ए लेवल्स के इन 3 पेपर्स में 90% से ऊपर मार्क्स लाऊंगा और ये तैयारी मेरी नवंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी। मतलब यार सितंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी जी, जज़ाकल्लाह। तो स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया, अचीवेबल है या नहीं है ये तो पता नहीं, रियलिस्टिक है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कम से कम टाइम बाउंड हो गया। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए किसी भी, जब भी आप बात करें। लोग जब मैं छोटा था, छोटा का मतलब ये कि बिज़नेस में नया नया आया था, बिज़नेस एजुकेशन में नया नया आया था, नया नया ट्रेनर बना था, नई नई इस मैनेजमेंट की दुनिया में नया नया कदम रखा था, तो मुझे ये मुश्किल लगता था कि हर चीज़ मेजरेबल कैसे हो सकती है। हमसे कहा जाता था रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट निकाल के दीजिए। आपने कहा कि मैं आपके 10 बंदों को ट्रेन करूँगा मोटिवेशन के लिए, और उसके ऊपर आपके लगेंगे 10 लाख रुपए, और इन 10 लाख रुपए से कितने दिनों में ये 10 लाख वापस आ जाएंगे। आप इसको मेजरेबल बनाइए। करा रहा हूँ मैं ट्रेनिंग मोटिवेशन की, और मैं बताऊँ इससे पैसों में कितना फ़ायदा होगा, कैसे हो सकता है। तो ऐसा लगता था शुरू शुरू में कि नहीं हो सकता, लेकिन जब एक्सपीरियंस से गुजरे पता चला कि हर चीज़ मेजरेबल हो सकती है, हर चीज़ को मेजरेबल बनाया जा सकता है। तो हमने कैसे किया कि अगर मैं मोटिवेशन की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि लाइए अपना डेटा दिखाइए कि आपके एम्प्लॉइज़ कितनी छुट्टियाँ करते हैं महीने में। एक बंदा जिसकी तनख्वाह इतनी है, और जब वो ये छुट्टी करता है, वो इतनी प्रोडक्टिविटी है उसकी, वो प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है इतने रुपए का आपका पूरे महीने में जी। और जब वो इस ट्रेनिंग से गुजरा, तो उसकी छुट्टियां यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी के लॉस में इतने % डिफरेंस आ गया। तो ये आपके ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकाल के दे दिया हमें। तो हर चीज़ मेजरेबल हो सकती है। अगर किसी को लगता है कि यार इसमें तो मैं कोई मेजरेबल जवाब नहीं दे सकता, तो वो सही नहीं समझता। मैंने अपनी तजुर्बे से सीखा कि हर चीज़ मेजरेबल हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम आदतन बताते हैं, अब रिवाज बन गया है, तो इसलिए आपको भी बताया जा रहा है कि अब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये सारी चीज़ें बताएंगे अगर आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं। उसमें आपका एम है, मिशन स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट है, मिशन स्टेटमेंट है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिविजनल ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसका एक और नाम भी है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के तरीके से बिजनेस चलाता हूँ। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सही है। तो पहला होता है हमारे एम्स क्या हैं, हमारी मिशन स्टेटमेंट क्या है, हम क्या करना चाहते हैं दुनिया में। मिशन स्टेटमेंट बहुत ब्रॉड सी होती है, जो कि बिज़नेस के सेंट्रल पर्पस को बता रही होती है। ठीक है। मिशन स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूँ। जैसे गूगल की मिशन स्टेटमेंट है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजेबल। उन पूरा पूरा उनके बिजनेस को डिफाइन कर दिया उसने। मिशन स्टेटमेंट को स्पेसिफिक मेजरेबल नहीं बनाया जाता, मिशन स्टेटमेंट है, मिशन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मिशन स्टेटमेंट थी, मुझे पूरी दुनिया के डेटा को इस तरह से अवेलेबल करना है, तो फिर इसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि आप मिशन को अचीव कर लें, ये सोचते हुए फिर ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पहले पूरी कंपनी के रखे जाते हैं, फिर अगर कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मार्केटिंग के क्या होने चाहिए, प्रोडक्शन के क्या होने चाहिए, HR के क्या होने चाहिए, सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव से ड्राइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिशन और एम या मिशन और विजन आता है, उसके बाद आते हैं आपके
कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये स्मार्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। 3 साल में इतना डेटा, इतने एम्प्लॉयज़, इतने कस्टमर्स, इतने लोगों के पास इतनी स्पीड से पहुंच जाए, तो ये स्मार्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फिर इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की ट्रांसलेशन होती है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की डिवीजन या डिपार्टमेंट के अंदर, और जब डिपार्टमेंट में ट्रांसलेशन हो जाती है तो फिर उसमें आती है इंडिविजुअल पे। सेल्स की बात कर लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 3 मिलियन कस्टमर्स को टच करूँ, ये मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था। मेरी सेल्स की टीम ने 3 मिलियन उठा लिया वहाँ से, बताए सेल्स में मुझे या मार्केटिंग में मुझे काम करना है, तो मार्केटिंग 3 मिलियन उठा लिया, तो मार्केटिंग में 3 मैनेजर्स रखे हुए, 1-1 मिलियन तीनों ने उठा लिया। फिर उन्होंने अपने अंदर में 4-4 बंदे लिखे, उन्होंने कहा 25 मिलियन तुम्हारे, 25% तुम्हारा, 25% तुम्हारा, ऐसे करके 1-1 मिलियन पूरा। तो यूँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से डिपार्टमेंटल और डिपार्टमेंटल से इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव किए जाते हैं, और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा, चेक कर लो। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ऑब्जेक्टिव के अचीव करने में हेल्प करेगा, तो ये करना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर ये नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है ऑब्जेक्टिव सेट करने की वजह से। हमारा ऑब्जेक्टिव है हाईएस्ट मार्क्स लेके आना, हमारे स्कूल का ऑब्जेक्टिव है नहीं है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है ये करने की। हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चे रोएं या धोएं, हर सूरत अपना कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है, तो फिर हम क्या ज़रूरत है कि बच्चों का कोर्स इस तरह से फोर्सफुली कंप्लीट कराया जाए क्लास में। छोटी क्लासों की बात कर रहे हैं, ठीक है, घबराएं नहीं आप। और उसी ऑब्जेक्टिव को देखते हुए आप टारगेट्स रखते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स देते हैं, उसी ऑब्जेक्टिव को देखते हुए आप बजट करते हैं कि ठीक है, अगर ये टारगेट अचीव, सर अगर मुझे 0.25 मिलियन अचीव करने हैं कस्टमर्स, तो मुझे ये पेट्रोल का खर्चा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फ़ोन का बिल चाहिए, ये करना है। कहते हैं ठीक है जी, मैं बजटिंग उसी हिसाब से करके देता हूँ आपको। क्या बिजनेस के ऊपर कोई एथिकल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं? एक रह गया इसके बाद, एथिकल इम्प्लीकेशन है भाई किसी बिजनेस की। अब चूंकि मार्केट इस लेवल पे जा चुकी है कि कस्टमर इज नाउ a lot more aware than any time in past. Similarly, the customer has become more blind than any time in past. अवेयरनेस तो बढ़ गई है, लेकिन उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि वो बाज़ औक़ात उस अवेयरनेस को निगलेक्ट करते हुए अपने डिज़ायर्स के पीछे ब्लाइंड हो जाता है। इसका फ़ायदा है कोई? फिर भी पी रहा हूँ, है ना। अवेयरनेस तो है, लेकिन एक्शंस उस अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक शुगरी ड्रिंक है, सॉफ्ट। हाँ तो और बाइकॉटेड प्रोडक्ट है, पी रहा हूँ पेप्सी, आप बाइकॉट करते हैं बहुत से लोग, पता है, फिर भी पी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी इन्फॉर्मेशन तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन साथ में हमारी ब्लाइंडनेस भी बढ़ी है। खैर, इस इन्फॉर्मेशन की एज के दौर में लोग रिटेलिएट करते हैं अगर आप एथिकल नहीं है। लोगों को पता चले कि आपकी बिजनेस डीलिंग एथिकल नहीं है, तो एथिकल के अंदर एनवायरमेंटल भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। एथिकल को जब बोला तो उसमें सब कुछ ही डाल दिया, उसमें भी डाल दिया कि आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप रिसाइकलेबल चीज़ें बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, आप पोल्यूशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ठीक से पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप डायमंड डिग कर रहे हैं और लोग मर जाते हैं उस डिगिंग में, आपका माइनिंग का प्रोसेस जो है बहुत ख़तरनाक है, आपकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, आप बच्चों से काम करवाते हैं, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें सभी डाल दी हैं एथिकल के अंदर। सिर्फ कम्युनिकेशन ही एथिकल नहीं रखी, आप मार्केटिंग कैसी करते हैं, फॉल्स मार्केटिंग तो नहीं करते, आप मिसलीडिंग एड्स तो नहीं चलाते, और इसी तरह से आप जो है एक्स्ट्रा एग्जीबरेंट प्रॉफिट्स तो नहीं चार्ज कर रहे। तो ये सब कुछ जो है वो, और इसी के अंदर जो है फिर लोग अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मार्केटिंग भी करते हैं कि हम आपसे पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन उन पैसों को गरीबों पर खर्च भी करते हैं, आप फिक्र नहीं करें, हमें पैसे कमाने दें। ठीक है जी। और इस पहले यूनिट का आखिरी चैप्टर जो आपको करना है वो स्टेक होल्डर्स है। बहुत अच्छा, बहुत आसान सा ना, एक पेज है बस, मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 63, बस वो अकेला पेज जो है ना वो पूरे पूरे चैप्टर के लिए काफ़ी है। स्टेक होल्डर्स कौन से हैं बिजनेस में, किस किस का, कौन कौन किसी बिजनेस से इम्पैक्ट होता है? तो भाई लंबी लाइन है, लोग ही लोग हैं। सबसे कस्टमर ओनर्स से कहीं से शुरू करते हैं, ओनर शेयर होल्डर्स बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डर हैं। अच्छा, इन सबके ऑब्जेक्टिव दूसरों से मुख्तलिफ हैं। ये कहता है मुझे प्रॉफिट चाहिए, ओनर शेयर होल्डर। मैनेजर कहता है कि मुझे एम्प्लॉइज को करना है टारगेट, और अपने टारगेट अचीव करना ताकि मुझे सैलरी और कमीशन अच्छा मिले। लेंडर्स कहते हैं बिजनेस अच्छा चलेगा तो मेरे रिटर्न्स मिलेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रेट चाहिए।
गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भाई इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाओ, सोशल रिस्पॉन्सिबल रहो, टैक्स पे करो। ये हमारे बिजनेस ओनर से बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट करती है बात। रिस्पॉन्सिबल रहेगा, टैक्स पे करेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट्स भी गवर्नमेंट की तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं। कम्युनिटी कहती है कि जी हेल्दी प्रोडक्ट दो, कम प्राइस में दो। अगेन ये बिल्कुल उलट है उसके कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन इसीलिए अब मॉडर्न बिजनेसेस ने अपने ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से बना लिए कि कम्युनिटी को ऐसा लगे, एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगे, गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि हम सबके ऑब्जेक्टिव मिलके इससे अचीव हो जाएंगे। कि हम एक ऐसा सोशली रिस्पॉन्सिबल मैग्निफिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांस डेवलपमेंट की बात करेंगे कि जिससे लोगों को सस्ती चीज़ मिले लेकिन अच्छी क्वालिटी की, और रिस्पॉन्सिबली क्रिएट की जाए और गवर्नमेंट के साथ फुल्ली ताउन किया जाए। इस तरह के जुमले बनाए जाते हैं ताकि उस जुमले से लगे कि इस एक कंपनी ने सबके ही लिए सोच लिया। एम्प्लॉयज़ इसमें चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, कम से कम टाइम काम करना पड़े, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। ये भी स्टेक होल्डर्स में बिज़नेस ओनर्स के ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल उलट हो जाता है बज़ाहिर। लेकिन बिज़नेस ओनर ने कहा नहीं नहीं, हमारा तो ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, क्योंकि अगर ये डेवलप होगा तो ज़्यादा काम करेगा, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर ये ओनरशिप लेगा, इसको हम शेयर्स और प्रॉफिट्स देंगे, तो फिर हमारे लिए ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा। तो अब यूँ बिज़नेस ने, ओनर्स ने अपने और दूसरों के जो वो हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। तो बिज़नेस को अकाउंटेबल कौन ठहराता है, कैसे होता है? बिज़नेस को अकाउंटेबल ठहराने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट खुद इन्फ्लुएंस करती है, चेक एंड बैलेंस रखती है। लेकिन हर जगह गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकती, तो इसलिए क्या बनाई जाती हैं बिज़नेस में, जो लोग होते हैं मिलके क्या बनाते हैं, कंज्यूमर सोसाइटीज़। नहीं, ट्रेड यूनियन नहीं, कंज्यूमर सोसाइटीज़, कस्टमर कंज्यूमर सोसाइटी बनाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट का काम था वो चेक एंड बैलेंस रखती है, लेकिन वो हर जगह नहीं रख सकती, तो कस्टमर अपने लिए कंज्यूमर यूनियन, कंज्यूमर सोसाइटी बनाते हैं। एम्प्लॉयज़ अपने लिए एम्प्लॉयज़ की यूनियन, ट्रेड यूनियंस बनाते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट से मुकाबला करने के लिए ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स, रिटेलर्स ये अपनी यूनियन बनाते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या कहा कि मुल्क को तरक्की देने के लिए हमने बाहर से जो स्टील बन के आता है वो अगर 10 रुपए का है तो पाकिस्तान में वो बनता है 15 रुपए का, 15, 16, 17 ऐसे बेचते हैं, और बाहर से 10 रुपए का आ सकता है। तो गवर्नमेंट ने इन्फेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए 50%, 45%, 40% इस तरह की उन पर ड्यूटी लगाई हुई है। तो अभी ऐलान हुआ कि अगले 5 साल में ड्यूटी 50% रिड्यूस करके 8% कर दी जाएगी। तो जो स्टील कम फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ऑल पाकिस्तान स्टील मिल पता नहीं समथिंग एसोसिएशन, उन्होंने एहतजाज कर दिया कि भाई अगर आप ये कर देंगे तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएंगी, क्योंकि हमें सस्ता बनाना तो आता नहीं है, तो महंगा बनाते हैं। तो हमें तो आप बाहर से आने वाले के ऊपर टैरिफ लगाइए, चाहे यहाँ उसकी वजह से महंगा बिकता हो। तो यूनियंस मुख्तलिफ़ तरह की मौजूद होती हैं और गवर्नमेंट ख़ुद भी मौजूद होती है जो इन चीज़ों को देखती है कि किसी के राइट्स तो मुतासर नहीं हो रहे। तो ये था हमारा पहला यूनिट, जिस यूनिट का नाम क्या था? इस यूनिट का नाम था बिज़नेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब हमने सोचा है कि हम एक वीडियो में पूरा का पूरा रिव्यू करने के बजाय 1, 2, 3, 4, 5 वीडियोज़ में रिव्यू करें, छोटी-छोटी सी, ताकि ये कि आपको देखने में आसानी हो और इसमें हम इसको परपेचुअली कवर कर लें। तो यहाँ पे पहली वीडियो को एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट बस फ़ौरन ही इसके बाद बनाना शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।